हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हम सीख लेते हैं कि समझ लेते हैं कि हम लोग ने अभी तक पढ़ा क्या है। तो बच्चों हम हैं हमारी 11th क्लास के चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और हम उसमें पढ़ रहे हैं क्या, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब हीट को ट्रांसमिट करने के तरीके। तो बच्चों अभी तक हमने दो तरीके पढ़ लिए हैं, हमने कंडक्शन पढ़ लिया, हमने कन्वेक्शन पढ़ लिया। ठीक है, तो कंडक्शन कन्वेक्शन को एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ था, मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल के पास हीट गई, उसने अपनी पोजीशन पर बेली डांस किया, बगल वाले को हीट ऑब्जर्व कर दी, ट्रांसफर कर दी, उसने बगल वाले को हीट ट्रांसफर कर दी। कन्वेक्शन में क्या हुआ, मॉलिक्यूल आया, अपनी हीट ली, चला गया, दूसरा मॉलिक्यूल आया, अपनी हीट ली, चला गया, तीसरा मॉलिक्यूल आया, अपनी हीट ली और चला गया। तो कन्वेक्शन में ऐसा प्रोसेस हुआ था। तो बच्चों अभी तक हमने कंडक्शन कन्वेक्शन पढ़ लिया है। अब हमारे पास है हीट ट्रांसमिशन का पार्ट नंबर 3, यानी कि हीट को ट्रांसमिट करने का अगला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेडिएशन। तो रेडिएशन में आज के लेक्चर्स में हम क्या क्या डील करने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम बच्चों डील करने वाले हैं रेडिएशन का इंट्रोडक्शन, कि व्हाट इज़ रेडिएशन, इसमें हम प्रीवोस्ट थ्योरी वगैरह सब चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, फिर है ब्लैक बॉडी और किरचॉफ लॉ। तो ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को शॉर्ट रखा जाए, लेकिन फिर भी अगर बड़ा चला जाएगा तो साइज ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि हमारे पास कवर करने के लिए टॉपिक्स यहाँ पे ज़्यादा है। लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। रेडिएशन हमारा टॉपिक है, रेडिएशन। तो आज का टॉपिक है हमारा रेडिएशन। तो वेरी वेलकम बच्चों, माय नेम इज़ राहुल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका छोटा सा चैनल दैट इज़ PI राहुल। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं रेडिएशन के बारे में, पढ़ते हैं रेडिएशन होता क्या चीज़ है, रेडिएशन में काम कैसे होता है, क्या सीन है इसका, समझते हैं। ठीक है, तो सभी लड़कियां अपनी बिल्ली खाना बंद करेंगे और अपने पेन और कॉपी उठाएंगे और हेडिंग डालेंगे रेडिएशन। तो बच्चों रेडिएशन भी आपको पता है क्या है, हीट ट्रांसमिट करने का एक जरिया है, मात्र हीट को ट्रांसमिट करने का एक जरिया है, एक मेथड है हीट को ट्रांसमिट करने का, एक ऐसा मेथड जिसमें आपको मीडियम की रिक्वायर नहीं है। मीडियम डज नॉट रिक्वायर, नो मीडियम रिक्वायर, यानी कि रेडिएशन के केस में आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैसे सर, समझ में नहीं आया मुझे। सुनो, सुन रहा है ना तू। सर बस आप मुंबई नहीं जा सकते। ये क्या है, सूरज चाचू जागे, जागे नहीं जागे, चलो। और ये धरती माता, धरती मेरी माँ है, ठीक है। तो ये धरती माता, अब क्या होगा बच्चों, सूरज से एनर्जी आ रही है। सूरज क्या है, हीट का एक बड़ा सोर्स है, हीट का क्या एक सोर्स है। तो सूरज से क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, हीट निकल रही है। कहाँ आ रही है, धरती पर आ रही है। धरती पर कौन है, ये मेरा रामलाल बैठा हुआ है। ये मेरा रामलाल क्या कर रहा है, गोवा पर सनबाथ ले रहा है। सनबाथ लेने के लिए इसको किसकी ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है। अब हीट आई तो हीट कहाँ से आई, सन से आई। तो बच्चों ये हीट जो सन से आई है ये किसकी फॉर्म में आई, रेडिएशन की फॉर्म में आई। क्या तुझे समझ में आई, बिल्कुल आई सर, इतनी सी छोटी बात नहीं समझ सकता क्या मैं। ये क्या आई, रेडिएशन की फॉर्म में सनलाइट अर्थ पर आती है। अच्छा बच्चों बताओ, सनलाइट को सन से लेके अर्थ तक आने में क्या मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, सो नो मीडियम रिक्वायरमेंट, यानी कि रेडिएशन का प्रोसेस आपके मीडियम में भी पॉसिबल है। रेडिएशन का पैटर्न, रेडिएशन का जो मेथड है वो मीडियम में भी पॉसिबल है और वैक्यूम में भी पॉसिबल है। तो पहला पॉइंट लिखो रेडिएशन के लिए कि रेडिएशन में भी पॉसिबल इन मीडियम एज वेल एज इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी। अब एक बात बताओ मुझे रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन में क्या होता है बच्चों, जितने भी रेडिएशन है सभी रेडिएशन ऑप्टिकल
प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। रेडिएशन फॉलोज ऑल द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑल द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। मतलब नहीं समझ में आया सर? सुनना बात को भाई। आपको ये तो पता लग गया कि लाइट भी किसकी तरह फ्लो होगी, रेडिएशन की फॉर्म में फ्लो हो रही है ना। तो जितनी भी रेडिएशन है, सिर्फ लाइट की ही नहीं बात कर रहा मैं, जितनी भी, वैसे तो सबसे बढ़िया रेडिएशन का एग्जांपल क्या है, लाइट, ठीक है। तो जितनी भी रेडिएशन है वो सब क्या फॉलो करती है, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी फॉलो करती है। यानी कि जो जो प्रॉपर्टी आपके लाइट फॉलो करती है, सेम प्रॉपर्टी आपके रेडिएशन भी फॉलो करेगी। तो आपने ऑप्टिक्स में, अगर ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ा है तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12 चैप्टर नंबर 11, वहाँ पे आपने देखा होगा कि लाइट की इंटेंसिटी सोर्स की डिस्टेंस के साथ में इस तरीके से डिपेंड करती है। लाइट की इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, सोर्स से डिस्टेंस के साथ में किस तरीके से डिपेंड करती है, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। यानी कि रेडिएशन फॉलो इनवर्स लो। इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स लो। रेडिएशन क्या फॉलो करती है, इनवर्स लो फॉलो करती है। यानी कि जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी कम, और जहाँ डिस्टेंस कम वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, रेडिएशन किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करेगी। रेडिएशन किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नो रिक्वायरमेंट। क्लियर है, क्लियर है। ये सारी चीज़ रेडिएशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि रेडिएशन होता क्या है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो बच्चों सिर्फ जनरल बातें थी जो आप अभी तक बचपन से पढ़ते हुए आए हो। तो इम्पोर्टेंट बात थी कि रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रेडिएशन क्या फॉलो करती है, इन्वर्स लॉ भी फॉलो करती है। अब बात करते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी। रेडिएशन को लेके प्रीवोस्ट नाम के भाई साहब ने एक अच्छी सी थ्योरी दी है। वो थ्योरी क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। रेडिएशन को लेके प्रीवोस्ट ने एक बहुत ही प्यारी थ्योरी दी है, जिसको हम प्रीवोस्ट थ्योरी भी बोला जाता है, जिसको प्रीवोस्ट थ्योरी भी बोला जाता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बड़ी प्यार से उन्होंने एक बात कहा कि एवरी बॉडी एवरी बॉडी एब्जॉर्ब हीट एंड emit heat also, and emission and absorption depend upon material temperature, material and temperature। तो प्रीवोस्ट ने क्या बोला बच्चों कि हर एक बॉडी चाहे जैसी हो वो, है ना, कैसी भी बॉडी हो, आप में मार्कर बोर्ड कैमरा व्हाटएवर आपकी वो उसका वो जो भी है, सभी बॉडीज़, जितनी भी बॉडीज़ आप एग्जिस्ट करती है, सभी बॉडीज़ हीट को एब्जॉर्ब भी करती है और साथ ही साथ हीट को इमिट भी करती है। अब डिपेंड करता है कौन ज़्यादा करेगी कौन कम करेगी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और मटेरियल पर, ठीक है। तो ये किसने कहा, ये प्रीवोस्ट ने कहा। ये बात तो सर हमें पहले से ही पता थी, इसे बोलते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी। तो प्रीवोस्ट की सबसे प्यारी थ्योरी थी, प्रीवोस्ट की सबसे प्यारी थ्योरी क्या थी कि कोई भी बॉडी ले लो आप, सभी बॉडीज़ क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब भी करती है और हीट को इमिट भी करती है, बशर्ते कौन ज़्यादा करती है कुछ कम करती है, और वो डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसमें क्या दिक्कत आ गई भाई, इतना सा बात उसने मोड को बोली है कि ठीक है, और अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट वो एब्जॉर्व करता है या कितनी हीट वो इमिट करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये क्लियर है? अभी आप लोग, आपके सामने पेपर रखा हुआ है, तो ये पेपर भी क्या कर रहा है? हीट को इमिट कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, आप पेन पकड़े हुए हो, मैंने मार्कर रखा हुआ है, ये सब क्या कर रहे हैं? हीट एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और हीट को इमिट भी कर रहे हैं, बट कुछ कम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये होती है प्रीवोस्ट थ्योरी। अब प्रीवोस्ट ने एक चीज़ और बताई, सुनना। अगर किसी बॉडी, ये मान लो यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, ओके, ये क्या है? कोई भी एक बॉडी है, ओके, और ये उसकी सराउंडिंग है। मान लो बॉडी का टेम्परेचर है टी बॉडी, TB, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? TS, और TB क्या है? बॉडी का टेम्परेचर। अब बॉडी कहाँ रखी हुई है? वह एनवायरनमेंट में रखी हुई है, किसी एटमॉस्फेयर में। मैंने क्या कहा आपको कि TB इज लेस देन TS, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है। आप इस बात को ऐसे एज्यूम कर सकते हो, भयंकर तगड़ी सर्दी पड़ रही है, ठीक है, और आप कहाँ हो? अपने कमरे में बंद हो। क्लियर है? बाहर थोड़ी सी चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है, ठीक है। अब आपका टेम्परेचर क्या है? कम, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा। आपकी कोशिश क्या रहेगी? आप बाहर जाओगे और हीट को एब्जॉर्व करोगे। हीट को क्या करोगे? एब्जॉर्व करोगे। कब तक करोगे? जब तक कि आपका टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल ना हो जाए। यही कोशिश होगी। तो आप बाहर गए, बाहर जाके आराम से बैठ गए, आय हाय हाय हाय, बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? हीट को एब्जॉर्व कर रहे हो। तो इस कंडीशन में बच्चों, इस केस में हीट बॉडी की ऑब्जर्वेशन की पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में? इमिसिव पावर के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? इमिसिव पावर के कंपैरिजन में। यानी कि अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और इमिसिव कम होगा। क्लियर है? अपोज कर दो, अपोज कर दो, इसका मतलब अब बहुत भयंकर तगड़ी से गर्मी है। अब क्या है? या ऐसा मान लो कि आपके रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब ह्यूमिडिटी हो रही है, बरसात का चिलचिला, पता नहीं अजीब सा मौसम है, और बाहर बड़ी शीतल सी हवा चल रही है। आय हाय हाय हाय, बाहर क्या हो रहा है? बड़ी ठंडी ठंडी पवन बह रही है, ठीक है। और आपका अंदर का जो रूम का टेम्परेचर वो बफन हो रही है, ना आपके पास कूलर है, ना AC है, ना पंखा है। आप क्या करोगे? अब आपकी टेंडेंसी क्या होगी? वापस से बाहर जाओगे। लेकिन पहले केस में क्या कर रहे थे आप? हीट को एब्जॉर्व कर रहे थे। अब क्या करोगे? हीट को इमिट करने का काम करोगे आप। अब आप क्या करोगे? हीट को इमिट करने का काम करोगे। यानी कि अब क्या हुआ है? अब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, किससे? सराउंडिंग से। यानी कि अब क्या करोगे आप? एब्जॉर्प्टिव की जगह इमिट करना स्टार्ट कर दोगे। अब क्या करोगे? एब्जॉर्व की जगह इमिट करना स्टार्ट कर दोगे। यानी कि इस केस में बॉडी की इमिसिव पावर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी बॉडी ज़्यादा हीट इमिट कर रहा है। अब हीट एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, वो हीट को इमिट करने का काम कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? बॉडी क्या कर रही है? हीट को इमिट करने का काम कर रही है, ठीक है। ये केस। नेक्स्ट क्या हो सकता है? कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि घर के अंदर जाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, घर के बाहर जाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों क्या है? आपस में इक्वल हो गए। यानी कि अब बॉडी की ना तो बॉडी हीट को एब्जॉर्व करेगी, ना ही हीट को इमिट करेगी। दोनों केसेस क्या हैं? बराबर हैं। दोनों केसेस क्या हैं? बराबर हैं। ये हो गया केस, ठीक है। आप खुद ही सोचो यार, अब खुद ही सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली बात है, ये जनरल लाइफ का एग्जांपल है ना। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है तो एब्जॉर्व करेगा वो सराउंडिंग के कुल मिला के हर एक केस में बॉडी क्या चाहती है कि सराउंडिंग के बराबर उसका टेम्परेचर हो जाए। कि मान लो बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री है तो मेरा टेम्परेचर भी कितना हो जाए? 27। बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री है तो मेरा भी कितना हो जाए? 50। क्योंकि कम होगा तो मुझे सर्दी लगेगी, ज़्यादा होगा तो मुझे गर्मी लगेगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो कुल मिला के कहते हैं ना, माहौल में ढलना, वो वाला काम है।
तो बॉडी क्या करना चाहती है, सराउंडिंग के माहौल में ढलना चाहती है, ठीक है, वही सारा काम है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा होती है इमिसिव पावर से, यहाँ एब्जॉर्प्टिव पावर कम होती है इमिसिव पावर से, और जब दोनों बराबर होता है तो अब माहौल में ढल चुका है आदमी, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये केस हुआ बच्चों। एक पॉइंट होता है, ठीक है, ये प्रीवोस्ट थ्योरी मैंने आपको समझा दी, लेकिन कहीं पर बच्चों सुनो, अब ये तो बात हो गई प्रीवोस्ट थ्योरी की, अब दो कॉन्सेप्ट और है वो समझते हैं, रेडिएशन का बेसिक इंट्रो, फिर बाद में आगे चलते हैं अपन, ठीक है, रेडिएशन का बेसिक इंट्रो ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब सुनना बात को, अब सुनो बात को बच्चों। मान लो ये आपकी कोई मटेरियल है, ये आपका कोई मटेरियल है, ठीक है। अब इस मटेरियल पर आपने कुछ रेडिएशन गिराया, कुछ रेडिएशन आपने यहाँ पे गिराया, ठीक है। मान लो आपने कितना रेडिएशन गिराया, क्यू रेडिएशन, कितनी हीट दी है अपने इसको, क्यू हीट दी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे इसके साथ में, कुछ हीट तो आई और वापस टकरा के चली गई, कुछ हीट तो आई और वापस टकरा के चली गई, ठीक है, कुछ एनर्जी आई और चली गई, तो इसको बोलते हैं मैंने क्यू रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी क्यू रिफ्लेक्टिंग हीट। ये कितनी है, इंसिडेंट हीट, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड हीट। मान लो बच्चों कुछ हीट आई, ये लेकिन इस मटेरियल के बाहर नहीं जा सकी, उस हीट आई लेकिन इस मटेरियल के बाहर नहीं जा सकी, यानी कि यहाँ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, क्लियर है। और कुछ हीट आई और जैसी की जैसी ही निकल भी गई, यानी कि क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ टोटल हीट, अमाउंट ऑफ टोटल हीट Q इज गिवन बाय एब्जॉर्ब हीट, रिफ्लेक्टेड हीट और ट्रांसमिट हीट। इसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई, अगर मान लो मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट इस रेडिएशन पर, इस मैटर पर रेडिएट करवाया, उसमें से QA फॉर एब्जॉर्प्शन, QA जो मेरी हीट थी वो एब्जॉर्ब हो गई, QR जो है वो R फॉर रिफ्लेक्शन, तो QR हीट जो थी वो रिफ्लेक्ट हो गई, और QT यानी जो बची हुई हीटें थी वो सीधा का सीधा ट्रांसमिट हो गई, तो QT बोल दिया। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT। कितनी रिफ्लेक्ट हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई और कितनी ट्रांसमिट हुई, ठीक है। इससे रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। एक चीज़ और है बच्चों, मान लो सेम हीट ये आई, कुपच 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 कुपच, ये आया 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 नहीं आया, ये लो साहब, ये क्यों अमाउंट ऑफ हीट मेरे इस सरफेस पर, मैंने इस सरफेस पर क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया, कितना, क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने इस पर इंसिडेंस करवाया। अब बच्चों जब मैं इस पर इंसिडेंट करवा रहा हूँ तो क्या ये रेडिएशन इस सरफेस पर प्रेशर लगाएगी या नहीं लगाएगी, बिल्कुल सही। तो रेडिएशन अकर अ प्रेशर ऑन सरफेस that is known as रेडिएशन प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, क्लियर है। उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का मीनिंग कि किसी सरफेस पर आप रेडिएट करवा रहे हो, कोई अमाउंट ऑफ हीट उस पर रेडिएट करवा रहे हो, तो वो रेडिएशन उस सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करती है, जिसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। तो ये थी बच्चों बात सीधी सीधी किसके बारे में, रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने बस इतनी सी सीखी है कि रेडिएशन कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, वो हीट ऑब्जर्व भी करती है और हीट को इमिट भी करती है, ठीक है। और ये किसने बोला, प्रीवोस्ट ने बोला, क्लियर है। ये सारी बातें थी हमारी रेडिएशन के बारे में। अब थोड़ा सा रेडिएशन के बारे में और पढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एमिशन, एमिशन पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है बच्चों। तो इसको कॉपी कीजिए यहाँ तक,
अब आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों। अब बात करते हैं हम हमारे छोटे से प्यारे से टॉपिक जिसका नाम है एमिसिव पावर। तो बच्चों एमिसिव पावर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इसका हर जगह अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या समझे बच्चों बात को? ठीक है, तो आज बात करते हैं एमिसिव पावर के बारे में। तो आपके सामने पेश है चमचमाता हुआ ब्रांड एंड न्यू टॉपिक। तो चूहे खाना बंद कर दो सब बच्चे, बंद किए मेरे बच्चे सबसे अच्छे। चल बात करते हैं एमिसिव पावर की। छोटे से प्यारा सा टॉपिक हेडिंग डालेंगे, दैट इज एमिसिव, आई मिस यू, एमिसिव पावर। ओके, अब जो कई बुक्स में आपको स्मॉल ई लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर कैपिटल ई लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर ईपी लिखा हुआ मिलेगा, वॉट, बट हम थोड़ा सा प्यार से इसको स्मॉल ई लिखते हैं। प्यार से क्या लिखते हैं? इसको स्मॉल ई लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। एमिसिव पावर का मीनिंग नाम से पता चल रहा है ना, नाम से पता चल रहा है। क्या कर रहा होगा ये सर? कहीं ना कहीं ये एक ऐसा काम कर रहा होगा। एमिसिव पावर मतलब किसी भी बॉडी से हीट का इमिटिंग होना, हीट का बाहर निकलना, हीट का इमिट होना। जितनी ज़्यादा कोई हीट इमिट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। कुछ इस तरीके का कोरिलेशन आप बिठा रहे होगे दिमाग में। बिठाया? बिल्कुल बिठाया सर। अब सुनो बात को। मान लो ये आपका क्या है, कोई भी एक बॉडी है, कोपाच दिख रही है? क्लियर है? बहुत क्लियर है सर, है ना। अब मान लो ये बॉडी आपकी इस तरीके से हीट को इमिट कर रही है, किया, बाहर निकाल रही है हीट। कोरोना वायरस नहीं है ये, हीट है। ठीक है, कोरोना वायरस नहीं समझना इसको। मान लो ये कोई बॉडी है जिसमें से हीट बाहर निकल रही है। मान लो इसमें से कितनी हीट बाहर निकली सर? कैपिटल क्यू। कितनी हीट बाहर निकली? कैपिटल क्यू। मान लो मैंने धधकता हुआ कोई आग का गोला यहाँ पे छोड़ दिया, तो उससे कितनी हीट बाहर निकल रही है? कैपिटल क्यू। अब सुनो बात को। ये हीट मान लो मैं टी टाइम तक इसको टी टाइम तक इसमें हीट को प्रोवाइड करवा देता हूँ। टी टाइम तक ये हीट इमिट करेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा टाइम तक ये रहेगा उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब, उतनी ही ज़्यादा ही हीट क्या बोलते हैं, उतनी ज़्यादा हीट इमिट करेगा। ठीक है, मान लो सूरज 8 घंटे रहेगा तो 8 घंटे ही आपको हीट देगा। अगर 12 घंटे रहने लग गया तो 12 घंटे यानी ज़्यादा हीट देगा। 13 घंटे रहने लग गया सन तो 13 घंटे आपको हीट देगा। यानी अमाउंट ऑफ हीट टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है, अमाउंट ऑफ हीट टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। इसे मैंने ऐसा ही लिख लिया। बहुत बढ़िया सर। सुनो, एक आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, बॉल को आपने हीट दिया, मतलब बॉल से आप हीट इमिट हो रही है। एक आपके हाथ में फुटबॉल है, एक फुटबॉल से हीट इमिट हो रही है। एक बड़ा सा गोला है, उससे आप हीट इमिट करवा रहे हो। बताओ कौन सी वाली शेप से ज़्यादा हीट निकलेगी? सर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो हीट कैसे डिपेंड करती है? हीट सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है? तो हीट टाइम पे भी डिपेंड करती है, हीट सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। सर जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट, सर जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा हीट। तो मैं इसको बड़े प्यार से ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्लियर है? दोनों को एक साथ लिख लिया। जब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आया है स्मॉल ई, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया है? स्मॉल ई, एंड दैट इज ई। ये स्मॉल ई क्या शो करता है? स्मॉल ई शो करता है आपके एमिशन की पावर को, कि कितनी ज़्यादा हीट आप निकाल रहे हो, कितनी ज़्यादा हीट आप इमिट कर रहे हो। सो एमिसिव पावर small e is given by q by a t। एमिसिव पावर स्मॉल e is given by E is equal to q upon a t। ये इसका फॉर्मूला हो गया एमिसिव पावर का। क्या दिक्कत है भाई? इसकी यूनिट बोलो तो जरा, इसकी यूनिट बोलो। यूनिट भी निकाल देते हैं सर, आप बोलते हो तो। ये लो सर, यूनिट बोलो। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। खत्म।
जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट। तो इसकी एक और यूनिट भी आ गई, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये लो साहब, एमिसिव पावर की यूनिट आ गई। क्या दिक्कत है भैया इसमें? क्लियर है? एक बच्चे एक नया वर्ड और आता है यहाँ पे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। एक नया वर्ड और आता है, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या नाम है उसका? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। एक नया वर्ड और है, स्पेक्ट्रल एमिसिव। चलो इसको यही समझा देता हूँ। नया वर्ड है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ये क्या चीज़ है सर? आपने एमिसिव पावर तो समझ लिया, क्या कि कितनी ज़्यादा हीट इमिट करेगा, लेकिन स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या शो करेगा? बच्चे जरूरी नहीं है, मान लो, सुना, जब भी लाइट कोई भी लाइट रे या रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि रेडिएशन की एक फ़िक्स वेवलेंथ हो। रेडिएशन की एक फ़िक्स वेवलेंथ हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो बच्चों होगा क्या कि मान लो ये बॉडी है जैसे, ठीक है, तो ये बॉडी मान लो 1000 रेडिएशन करती है। ये क्या करती है? 1000 रेडिएशन बाहर निकालती है। कितने निकाल रही है बाहर? 1000 रेडिएशन। वैसे तो ये काउंटेबल नहीं है, बट फिर भी एक एज एन एग्जांपल अपन कंसिडर करते हैं कि ये जो बॉडी है कितने रेडिएशन बाहर निकाल रही है, या कितने हीट को बाहर निकाल रही है? 1000 को। अब बच्चों 1000 को इन्होंने क्या किया? 2 पार्ट्स में बाहर निकाला। जब मैंने इसको और गौर से देखा तो इन्होंने क्या किया? 2 पार्ट्स में बाहर निकाला। 800 रेडिएशन तो और 200 रेडिएशन। 800 रेडिएशन निकाले इन्होंने एक अलग वेवलेंथ के लिए, और 200 रेडिएशन निकाले इन्होंने अलग वेवलेंथ के लिए। 200 रेडिएशन निकाले इन्होंने अलग वेवलेंथ के लिए। नहीं समझ में आया? मान लो इन्होंने क्या किया? 1000 रेडिएशन बाहर निकाले, 800 निकाले मान लो 5 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के लिए, और 200 निकाले मान लो 10 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के लिए। तो जैसे भी लाइट रे, सनलाइट में क्या होता है? अलग अलग रीजन होते हैं, और पूरे स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ होती है ना? पूरे स्पेक्ट्रम में अलग अलग रीजन होते हैं, और हर एक रीजन की एक फिक्स रेंज होती है वेवलेंथ के लिए। होती नहीं होती? 4800 से 4600, 3600, 2000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। हर एक कलर की अपनी अपनी रेडिएशन होते हैं, अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। मान लो इसने 800 रेडिएशन निकाले रेड कलर के, और 200 रेडिएशन निकाले येलो कलर के। तो येलो कलर के लिए वेवलेंथ अलग होगी, और रेडिएशन रेड कलर के लिए वेवलेंथ अलग होगी। तो यहाँ पे ये 2 अलग अलग इसने रेडिएशन निकाला है। तो ये होती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ख़त्म। तो यानी कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर, ऐसे लिखता हूँ, एमिसिव पावर फॉर एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ। किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो एमिसिव पावर है उसको क्या बोलोगे? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और लिखते हैं उसे ई लेम्डा। किससे लिखते हैं? ई लेम्डा। ई के नीचे लेम्डा। लेम्डा क्या शो कर रहा है? वेवलेंथ। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एब्जॉर्प्टिव पावर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर। अब एमिशन के लिए आप स्मॉल ए लिखते हो, तो इसके लिए स्मॉल ए लिख दो। कौन सी बड़ी बात है यार? क्लियर है? ये हो गया एब्जॉर्प्टिव पावर। अब एब्जॉर्प्टिव पावर क्या चीज़ है? मान लो बच्चों, अभी जैसे मैं आपको समझा तो चुका हूँ, वैसे बस जस्ट अभी समझाया। इधर से कितना आया? इधर से कितना? क्यू अमाउंट ऑफ हीट आई। क्लियर है? मान लो इसने ये क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व की। इसने कितनी हीट एब्जॉर्व कर ली? क्यू ए। और कितनी हीट बाहर निकाली? क्यू टी। यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो ये एब्जॉर्व करेगा ही। तो मान लो कितनी हीट इसने एब्जॉर्व करी, कितनी हीट इसने एब्जॉर्व करी। तो एमिसिव पावर स्मॉल ए इज गिवन बाय एब्जॉर्व हीट
एब्जॉर्व हीट अपॉन इंसिडेंट हीट, एब्जॉर्व हीट अपॉन इंसिडेंट हीट। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? इंसिडेंट हीट और एब्जॉर्व हीट का दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो। यहाँ से मान लो आपको एब्जॉर्प्टिव पावर का वैल्यू पता है, आपको इंसिडेंट हीट पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? कितनी हीट उसने एब्जॉर्व करी वो निकाल सकते हो। सो क्यू ए इज गिवन बाय ए इंटू क्यू। क्या रॉकेट साइंस है भाई, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई हार्ड यहाँ पे लगने वाला नहीं है। क्लियर है बच्चों? ये एब्जॉर्प्टिव पावर हो गई, ये एब्जॉर्प्टिव पावर हो गई, खत्म, खेल ही खत्म। अच्छा सोचो, एब्जॉर्प्टिव पावर यानी स्मॉल ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है? एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए की वैल्यू कहाँ, अगर रेंज निकालने को कहूँ तो कहाँ से कहाँ हो सकती है? सोचो, Q मान लो Q अमाउंट ऑफ, या ऐसे कंसिडर करते हैं, 1000 रेडिएशन मैंने यहाँ गिराए, कितने गिराए? 1000, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 1000 के 1000 ही एब्जॉर्व कर ले? मैक्सिमम कितना हो सकता है कि 1000 के 1000 ही ये एब्जॉर्व कर ले? तो 1000 अपॉन 1000, एब्जॉर्ब कितना किया? 1000, इंसिडेंस कितना करवाया? 1000, तो 1000 अपॉन 1000 कितना हो गया? 1। तो एमिसिव पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। तो एमिसिव पावर यहाँ लिखता हूँ, एमिसिव पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। मिनिमम कहीं पर ऐसा हो सकता है बच्चों कि कुछ हीट एब्जॉर्ब ही ना करे, क्यू गिराई और क्यू की क्यू निकल गई, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है। क्यू गिराई और क्यू की क्यू ही हीट वापस से निकल गई, 1000 रेडिएशन गिराई और 1000 ही मुझे वापस मिल गई, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, तो 0। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है सर। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0, ठीक है। मैक्सिमम 1 है, इसका मतलब ये बॉडी क्या है? परफेक्टली एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी है, परफेक्टली एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी है, ठीक है। वैसे तो ऐसे मिलता नहीं है, परफेक्टली एब्जॉर्बिव बॉडी, एब्जॉर्प्टिव बॉडी, यानी कि इस पर कुछ भी चीज़ गिराओ वो हमेशा क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अगर ए की रेंज की बात करें, ए की रेंज की बात करें तो ए की रेंज क्या होगी? स्मॉल ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये हो गया एब्जॉर्प्टिव पावर, ख़त्म। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस है, इसकी भी यूनिट जूल, इसकी भी यूनिट जूल, तो जूल से जूल कट, तो ये क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अच्छा सर, जहाँ एमिसिव पावर में स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर यानी वेवलेंथ स्पेशलिस्ट पावर थी, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि रेड लाइट के लिए तो उसने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया, या रेड लाइट के लिए मान लो 10 रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किए, बाकी निकाल दिए। येलो के लिए उसने 5 एब्जॉर्व किए और बाकी निकाल दिए। तो इसमें भी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हो सकती है, वो डिपेंड करेगा, आगे क्वेश्चन पे देगा तो। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे ए लेमडा से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें जो एमिसिव में है वही केस एब्जॉर्प्टिव में। क्लियर है? तो एमिसिव का मीनिंग क्या है कि कितनी ज़्यादा आप हीट को एब्जॉर्व कर रहे हो, सॉरी इमिट कर रहे हो। जितनी ज़्यादा आप हीट को इमिट करोगे उसका फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन AT। ये क्या यूनिटलेस है? नहीं है यूनिटलेस, इसकी यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एब्जॉर्प्टिव पावर है, एब्जॉर्प्टिव पावर में क्या होता है बच्चों? कहीं ना कहीं आपको उसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो एब्जॉर्प्टिव पावर में क्या कि कितनी हीट आप एब्जॉर्व कर रहे हो, तो ये दोनों केस है, ठीक है। इसको कॉपी करो। नेक्स्ट टर्न है हमारा ब्लैक बॉडी का। हो गया बच्चों? तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज ब्लैक बॉडी। वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक सर। तो बच्चों बात करें अगर ब्लैक बॉडी के लिए, तो आप लोगों के दिमाग में ब्लैक बॉडी को लेकर हमेशा से ही मतलब क्या टेंडेंसी रही होगी कि सर एक बॉडी जिसका कलर ब्लैक है वो ब्लैक बॉडी, सिंपल है ना। ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। हर ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक ब्लैक कलर ब्लैक बॉडी बन सकता है, ये ज़रूरी है। क्या बोले सर? सुनो,
तो हेडिंग डालेंगे सबसे प्यारा टॉपिक, दैट इज ब्लैक बॉडी। हेलो ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी को सर ब्लू पेन से लिखे थे हो, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हो गया रेडी, चलो बात करते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। तो वो जो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड कंसेप्ट हमेशा से ही, जैसे ब्लैक बॉडी का नाम सुनते हैं, मैं भी जब आपके साथ आपकी जैसा 11th स्टैंडर्ड में था तब मेरे भी दिमाग में एक ही ख्याल आता, यार ब्लैक बॉडी इन द सेंस कहीं ना कहीं सब कुछ ब्लैक ब्लैक होगा, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा ही कुछ है भी, कुछ नहीं भी है। वो जो ब्लैक बॉडी के एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है ना। इसके ऊपर आप चाहो तो एक बुक लिख सकते हो, वो भी कम पड़ेगी, ठीक है। तो इसका अंदाज़ा लगा लो आपको कितना ऊपर ऊपर तरह से बस नॉलेज लेना है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है, काम क्या होता है, बस इतना। इसके बारे में ज़्यादा डीप में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं ब्लैक बॉडी के लिए, आओ। तो ब्लैक बॉडी की सबसे एक खास डेफिनेशन है, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब, और क्या लिख रहा है भाई, all the incident radiation at any angle for all wavelength। माय गॉड, ये क्या बात बोल दी सर, ये मैंने बात बोल दी है, इम्पोर्टेंट बात। इसका मतलब, कहने का मतलब ये ब्लैक बॉडी के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस है आपकी बुक्स में, आपके अलग अलग कोचिंग्स की शीट्स में अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे मेन और सबसे काम की डेफिनेशन जो आपको अंदाज़ा होना चाहिए वो क्या है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो सभी तरीके के रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। इधर से कोई आई लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन, उसको एब्जॉर्व किया। इधर से आए 10 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन, उसको एब्जॉर्व कर लिया। इधर से आए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर रेडिएशन, उसको भी एब्जॉर्व कर लिया। इधर से आया 50 डिग्री पर 50 डिग्री के एंगल पर कोई इंसिडेंट रेडिएशन है, उसको भी एब्जॉर्व कर लिया। इधर से आ, उधर से आ, उधर से आ, सबको खाएगा, ये भूखा बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, भूखा बैठा हुआ है सबको, जिसको आना है आ जाओ आ जाओ। एक ब्लैक होल है, एक माया जाल है जिसमें जो भी रेडिएशन जाएगी वापस नहीं आएगी, आ जाओ आ जाओ। भूखा होता है जिसे सालों से जिसने कुछ ना खाया हो, है ना, उसको एकदम से मिलता है तो क्या करता है, तू भी आ तू भी आ तू भी आ। तो ये भी ब्लैक होल का काम भी क्या है, जितनी भी रेडिएशन होती है तू भी आ जा तू भी आ जा तू भी आ जा, लेकिन वापस ना जा ना जा ना जा, वापस किसी को भी नहीं भेजना। जितनी आएगी सब ऑब्जर्व, सब क्या है, मोह माया है, ठीक है। जितनी भी रेडिएशन आएगी सबको क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड एक तरीके का ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का काम क्या है कि जितनी भी रेडिएशन आएगी सबको क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। एब्जॉर्व कर लेगा यानी कि सर आपने अभी मुझे पढ़वाया एब्जॉर्प्टिव पावर। अगर बच्चों सभी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है, यानी जितनी भी रेडिएशन में ब्लैक बॉडी की तरफ भेज रहा हूँ सब क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, कुछ भी वापस से ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो क्या है, 1। एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है, 1। और कौन सी, लेमडा। सर ये लेमडा क्यों लगाया, लेमडा इसलिए कि किसी भी वेवलेंथ पे कराओ। अगर लेमडा नहीं लगाता, मैं सिर्फ इतना बोलता एब्जॉर्प्टिव पावर, तो आप क्या समझते सर, यानी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर इसकी 1 नहीं होती है, यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए काम करता है, हर एक वेवलेंथ के लिए ये काम नहीं करता, तो वो गलत हो जाती। ये तो क्या करता है, सभी वेवलेंथ के लिए सेम काम है इसका, क्या, एब्जॉर्व करने का। तो ए लेमडा इज इक्वल टू 1 इसके लिए होता है, ब्लैक बॉडी के लिए। अब बच्चों एक बात, ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से काफ़ी साइंटिस्ट आए, लेकिन प्रीवोस्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक आइसोथर्मल इनक्लोजर बनाया ब्लैक बॉडी को समझने के लिए। उन्होंने क्या किया, ब्लैक बॉडी को समझने के लिए, भाई कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए ड्राइंग कैसी बनाई जाए। तो एक फेरी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक आइसोथर्मल, उन्होंने मतलब ऐसा कुछ जो भी मटेरियल लिया उसमें क्या किया, आइसोथर्मल की एक लेयर चढ़ा दी।
ठीक है, ताकि बाहर का टेम्परेचर अंदर ना आ सके और अंदर के टेम्परेचर पे बाहर का कोई इफेक्ट ना पड़े। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया, सबको एक इस तरीके से एक लेयर कर दिया। इस तरीके से अब कंसेप्ट तो सबको समझ में आ चुका था कि ब्लैक बॉडी क्या करेगी। ब्लैक बॉडी है ना, सभी जितनी भी रेडिएशन आएगी सबको क्या करेगी, एब्जॉर्व कर लेगी, यानी बाहर निकलने का कोई काम नहीं है। तो उसे समझाया कैसे जाए, तो उन्होंने एक ऐसा शेप बनाई। ठीक है, जब उन्होंने ऐसी शेप बनाई तो उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा होल यहाँ पे रखा ताकि क्या करे, रेडिएशन अंदर जा सके। अब रेडिएशन अंदर गई, खोपाच ये गई, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई मान लो। लेकिन जो रेडिएशन बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी बच्चों, बिल्कुल ऐसे सीधी, वो वापस टकरा के क्या जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर एक काम और किया। उन्होंने क्या किया, इसके बिल्कुल सेंटर पर यहाँ पर एक ऐसी शेप बना दी। उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी शेप बना दी। इससे क्या होगा कि जितनी भी रेडिएशंस आई टकरा के इधर उधर चली जाएगी, बाहर कोई भी रेडिएशन जा नहीं सकेगी, बाहर कोई भी एक रेडिएशन जा नहीं सकेगी। सभी रेडिएशंस क्या करेगी, ऐसे टकरा के इधर उधर घूमती रहेगी। ये टकरा के इधर चली गई, ये टकरा के इधर चली गई, तो मतलब डिस्को डांस करती रहेगी, पूरे इस ब्लैक बॉडी के अंदर डिस्को डांस करती रहेगी। लेकिन उन रेडिएशन को बाहर जाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, उन रेडिएशन को बाहर जाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये था फेरीज आइसोथर्मल आइडियल ब्लैक बॉडी, आईबीबी, आइसोथर्मल आइडियल ब्लैक बॉडी। उन्होंने क्या लिया, आइसोथर्मल का एक एनक्लोजर लिया, उन्होंने ऐसी ब्लैक बॉडी बना दी। अब बच्चों ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट में थोड़ा सा और डीप में जाएं तो ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट में होता क्या है। मान लो बच्चों ये इस तरीके से कोई ब्लैक बॉडी है, छुपे 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 छुपे, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी का रेडिएशन गया खपच, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन या जो मॉलिक्यूल था उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्व किया। जितनी रेडिएशन आई आने दो, शो ओम करके सारी हीट को उसने अपने अंदर ले लिया। अब अपने अंदर लेने के बाद आपको अच्छे से पता है कि जितना खाते हैं उतना निकालते हैं, वो वाली बात है। तो जितनी हीट एब्जॉर्व करी उतनी हीट ये इमिट भी करेगा। तो इसने अपने अंदर हीट इमिट करी और अपने अंदर हीट एब्जॉर्व करी और बाहर इमिट कर दी। बाहर इमिट करी तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर बैठा हुआ था, उसने कहा कि ऐसे कैसे वेस्ट जाने देंगे हम। इसने क्या किया, यहाँ से इसको हीट को ऑब्जर्व किया और दूसरी तरफ इसने भी इमिट कर दी। पीछे एक और मॉलिक्यूल बैठा हुआ था, वो भी इंतजार कर रहा था कैसे कैसे हम जाने देंगे। उसने उसी हीट को क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया और ऑब्जर्व करने के बाद वापस से उस हीट को इमिट कर दिया। तो ये अंदर ब्लैक बॉडी के अंदर इस तरीके का कंसेप्ट चलता है कि मॉलिक्यूल्स हीट को ऑब्जर्व करते हैं, देन हीट को इमिट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, हीट को इमिट करते हैं। लेकिन बच्चों इमिशन यानी इमिट तो करते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करते। इमिट तो करते हैं लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन और इमिट में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं पहले। रिफ्लेक्शन में तो क्या हुआ, आई और हमने उसको मतलब होता है ना, मान लो आपकी तरफ कोई आ रही है, ठीक है, कोई आई है, कोई आई, कोई आई 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 और आपने क्या किया, अचानक से गेट बंद कर दिया। आपने क्या किया, अचानक से गेट बंद कर दिया। मान लो आपके घर पर, आप बचपन में ऐसा होता था कि कुछ गेस्ट हमको पसंद नहीं होते थे, है ना, जो घर पे आते थे पैसे नहीं देके जाते थे, है ना, तो वो ऐसे गेस्ट हमको पसंद नहीं थे। तो हम क्या करते थे, जैसे ही गेस्ट आते थे, आए 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 आए, जैसे ही एंटर हुए हमने गेट बंद कर दिया, तो गेस्ट क्या करेंगे, वापस मुड़ जाएंगे। गेस्ट क्या करेंगे, वापस से मुड़ जाएंगे, टर्न हो जाएंगे कि यहाँ नहीं जाना, है ना। तो हम बच्चे बचपन में बहुत स्मार्ट थे। हम क्या करते थे कि जो गेस्ट हमें पैसे नहीं देते थे उन गेस्ट का क्या करते थे, आए और हमने गेट लगा लिए। वो बात अलग है, बाद में मम्मी से पिटाई होती थी, ठीक है बट हम क्या करते थे, गेट बंद करते थे, तो गेस्ट क्या है, वापस से मुड़ जाते थे। यानी वो वापस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या वो अंदर आए, नहीं आए। अब जैसे होते थे नाना मामा, और वो क्या करते थे, जब भी आते थे तो आराम से पैसे दे के जाते थे, मज़े आते थे हमें भी, है ना।
खाने का भी सामान लाया जाता था, पैसे भी देखे जाते थे। तो आपको लगता है कि हम उनके लिए गेट बंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे, गेस्ट आए, गेट ओपन है, हमने उनको ऑब्ज़र्व किया, उनको बिठाया, फिर वो बाद में चले गए। तो हमने क्या किया, इमिट किया, ऑब्ज़र्व किया एंड देन इमिट किया। हमने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया एंड देन इमिट किया। ये होता है डिफरेंस इमिट और रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में तो कोई मतलब नहीं, आई और टकरा के चली गई। इमिटिंग में हमने पहले ऑब्ज़र्व किया और जितना ऑब्ज़र्व किया उतना ही उसको इमिट किया। ये केस है। क्लियर है? तो एब्जॉर्प्शन में एक बात पता चली कि यहाँ पर नो रिफ्लेक्शन, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ब्लैक बॉडी का एक कंसेप्ट तो पता लग गया कि यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़, कहीं बच्चों ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये इसने, इस मॉलिक्यूल ने हीट इमिट करी और यहाँ टकराई, यहाँ टकराने के बाद ये सीधी बाहर निकल गई, ब्लैक बॉडी के बिल्कुल बाहर निकल गई, सराउंडिंग में चली गई। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि ब्लैक बॉडी में नो ट्रांसमिशन, ब्लैक बॉडी में नो ट्रांसमिशन, ब्लैक बॉडी में कोई भी ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। ब्लैक बॉडी में कभी भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है? तो ब्लैक बॉडी की दो बातें पता चली है कि ना तो रिफ्लेक्शन होता है, ना ही ट्रांसमिशन होता है। जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर होता है, इमिटिंग, एब्जॉर्प्शन, इमिटिंग। क्लियर है? तो ये दो चीज़ पता लगी आपको ब्लैक बॉडी के बारे में। क्लियर है? अब जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितनी हीट ऑब्जर्व करेगा उतनी ही हीट इमिट भी करेगा। ठीक है? एक केस हो रहा है, सुनना बात को। मान लो मैंने किसी एक बंद कमरे में, मैंने क्या किया, एक बंद कमरे में एक बॉल ली, एक नॉर्मल बॉल लेके आया, मैं टेनिस की बॉल लेके आया। उस बॉल को मैंने ऐसे रखा। ठीक है? सेम डायमेंशंस की, सेम भार की, सेम वेट की, सेम मास की, सेम उसकी रेडियस की, सेम वॉल्यूम, सेम सरफेस एरिया। एक और बॉडी लेके आया, लेकिन वो बॉडी क्या है, मेरी ब्लैक बॉडी है। वो बॉडी क्या है, मेरी ब्लैक बॉडी है। ये लो साहब, ये लो सर, ब्लैक बॉडी बना दी। ये ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी। और क्या है, नॉर्मल बॉल, नॉर्मल बॉडी। खपच 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 खपच। मैंने क्या किया, इनको आराम से कमरे में बंद कर दिया और कमरे का टेम्परेचर रख दिया टी, रूम टेम्परेचर जनरली रख के चला गया। ठीक है? आराम से मैं गया, ठीक है, घूम फिर के आया, किसी के साथ गार्डन वार्डन में घूम के आए। ठीक है? सॉफ्टी वगैरह खाई, कचौड़ी वगैरह खाई, घूम कर आ गए। अब जैसे ही मैं वापस आया, कम से कम 4-5 घंटे के बाद मूवी वूवी देख के आराम से आए। आने के बाद जैसे ही मैंने चेक किया, मैंने क्या चेक किया कि जितनी हीट इसने एब्जर्व करी है उतनी ही हीट ये इमिट भी करेगा। मान लो भाई ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी है तो इसने सब कुछ एब्जर्व किया होगा। मान लो इस पर 100 रेडिएशन गिरे होंगे तो इसने 100 की 100 रेडिएशन एब्जर्व की। ये 100 गिरे, माना कि इसने 100 ऑब्जर्व नहीं किए, बट इसने 60 तो ऑब्जर्व किए होंगे। 100 रेडिएशन गिरा है तो 100 रेडिएशन में, अब ये नॉर्मल बॉडी है, ब्लैक बॉडी तो है नहीं। ब्लैक बॉडी ने तो क्या किया, 100 रेडिएशन गिरा है, 100 के 100 रेडिएशन इसने एब्जर्व किए। अभी नॉर्मल बॉडी है ना, तो 100 में से मान लो इसने 60 ऑब्जर्व किए। कितने ऑब्जर्व किए, 60 रेडिएशन इसने एब्जर्व किए। तो मैं क्या देखता हूँ कि जितने एब्जर्व किए उतने ही इसने इमिट भी किए। 60 इसने एब्जर्व किए और 60 ही इसने इमिट भी किए। सिमिलरली इसने 100 रेडिएशन एब्जर्व किए और 100 ही इसने इमिट किए। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कितना, ब्लैक बॉडी का। तो कहीं ना कहीं जो जितने ज़्यादा रेडिएशन एब्जर्व करेगा उतने ही ज़्यादा इमिट भी करेगा। क्लियर है भाई? जो जितने ज़्यादा रेडिएशन एब्जर्व करेगा उतने ही ज़्यादा इमिट करेगा, और जो जितने कम रेडिएशन को एब्जर्व करेगा उतने ही कम को इमिट करेगा। तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्व करने का काम करती है। जितनी हो सके आ जाओ, आने दो। क्या करती है, मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्व करने का काम करती है। तो जो इमिटिंग होगी वो भी मैक्सिमम होगी। सो ब्लैक बॉडी के लिए एक नई डेफिनेशन और आई, वो ये कि ब्लैक बॉडी के लिए एक नई डेफिनेशन आई, अ बॉडी
which emit मैक्सिमम रेडिएशन, क्या करती है? मैक्सिमम रेडिएशन इमिट करती है, नॉन एज ब्लैक बॉडी। तो आपके बुक्स में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ तो भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम रेडिएशन नॉन एज क्या? ब्लैक बॉडी, सॉरी ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी बनाने की बात, अब ब्लैक बॉडी के रंग की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, ठीक है? ये तो हुआ आपके ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट। अब ब्लैक बॉडी के कलर की बात करते हैं। तो मैं जो ब्लैक बॉडी के कलर की बात करता हूँ, क्या ब्लैक बॉडी ब्लैक ही होनी जरूरी है? ब्लैक बॉडी ब्लैक ही हो ऐसी जरूरी है? ब्लैक बॉडी को ब्लैक क्यों बोला जाता है? अच्छा सुनो, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का कलर दिखाई देता है, ठीक है? क्लियर है? कलर क्यों दिखाई देता है? सुनो, अभी मेरी शर्ट है, ब्लू है, आपको मेरी शर्ट का कलर ब्लू दिखाई दे रहा होगा, क्यों? इस पर वाइट लाइट गिरी, क्लियर है? अब वाइट लाइट के सभी कलर को इस शर्ट ने क्या किया? एब्जॉर्व कर लिया, लेकिन जो ब्लू कलर था उसे इसने रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको कौन सा दिखाई देगा? ब्लू कलर। सपोज यहाँ पर ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड ना होके ये बिल्कुल रेड कलर का होता, ये क्या होता? रेड कलर का होता, तो क्या सोचते आप क्या होता? सर इस बोर्ड ने जितने भी कलर थे सभी को एब्जॉर्व किया, और जो रेड कलर था उस रेड कलर को क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया। उस रेड कलर को क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो उस रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया सर, इसलिए मुझे रेड कलर दिखाई दे रहा है ना? यानी कि कलर आपको दिखाई देता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? अगर आपको कलर, कोई भी कलर दिखाई देता है, ये चीज़ कलर का दिखना, ये किस पे डिपेंड करता है? रिफ्लेक्शन पे। लेकिन ब्लैक बॉडी के केस में क्या है बच्चों? ब्लैक बॉडी के केस में तो जीरो रिफ्लेक्शन है। ब्लैक बॉडी के केस में तो जीरो रिफ्लेक्शन है। अब ब्लैक बॉडी में क्या है? ब्लैक बॉडी का हम क्या कंसीडर करते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी का क्या है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, है ना? अब ब्लैक बॉडी का एक तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, क्लियर है? अब जितनी भी आप लाइट गिरा रहे हो, सब तो क्या कर रही है? ब्लैक बॉडी सब लाइट को एब्जॉर्व कर रही है, तो रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा। और अगर आपको रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर आपको कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या समझ रहे हो? उसको ब्लैक है। ओरिजिनल में ब्लैक है ये मुझे नहीं पता, ओरिजिनल में ब्लैक है ये ज़रूरी नहीं है, वो कोई सा भी कलर हो सकता है। बट आपको वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन नहीं हो तो उसका एग्जैक्ट कलर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। सुनना, इस चीज़ को एक और समझते हैं। जब भी आप पानी गर्म करने वाली रोड होती है, या आपका जब भी लोहार होता है, लोहार जब लोहे को किसी भी इंस्ट्रूमेंट बना रहा होता है लोहे से, तो उसको बीट करता है तो उसको बिल्कुल लाल कर देता है ना, गर्म करके बिल्कुल हीट करके उसको लाल कर देता है, रेड कर देता है बिल्कुल। इसका मतलब क्या? उस मेटल का रंग रेड है? नहीं, उस मेटल का कलर तो क्या है? ब्राउन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, उसका रंग तो क्या है? मेटेलिक कलर है। बट क्या रेड है? रेड नहीं है। रेड क्यों दिखाई दे रहा है? उसको आपने क्या किया? हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया उसका, और उसका टेम्परेचर बढ़ा के इतना कर दिया कि सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब जब भी आपने पढ़ा है अभी कि सराउंडिंग से ज़्यादा अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है तो वो क्या करता है? हीट को छोड़ना स्टार्ट कर देता है, हीट को इमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो रेड कलर दिख रहा है ना आपको, वो रेड कलर किसकी वजह से दिख रहा है? हीट के इमिशन की वजह से दिख रहा है, बल्कि एक्चुअली में उसका कलर रेड नहीं है। इसी तरह अगर मान लो कि मान लो ब्लैक होल है, अब ब्लैक होल का आपने टेम्परेचर बढ़ा के इतना कर दिया कि आपका वो ब्लैक जो टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, वो सराउंडिंग से ज़्यादा हो गया। अब सराउंडिंग से ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? हीट को इमिट करने का काम करेगा, और हीट को इमिट करने का काम करेगा तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये मतलब उसका जो ओरिजिनल कलर है, या हीट को इमिट करने के बाद उसका जैसा कलर होना चाहिए, इंफ्रारेड, मान रेड कलर की हो गई तो आपको रेड कलर का ब्लैक होल दिखाई देगा। आपको कैसा दिखाई देगा? रेड कलर का ब्लैक होल दिखाई देगा, ठीक है? तो ब्लैक होल का मीनिंग ये नहीं है कि उसका कलर कुछ ब्लैक है, ठीक है? क्लियर है? तो ब्लैक होल का मीनिंग ये है कि वहाँ पर जितनी भी आप रेडिएशन डाल रहे हो ना, वो सब तो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब हो रही है, और कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वापस से,
और आपको कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं मिल पा रहा है तो आपको कलर का कैसा पता चलेगा? क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन आई जो कलर देख पाती है वो कलर किसकी वजह से देख पाती है? रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाती है। और ब्लैक बॉडी में तो नो रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। क्लियर है? तो ये था ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट, समझिए आप इसको एक बार कॉपी कीजिए। क्लियर है? ब्लैक बॉडी की मान लो एमिसिव पावर कितनी है? मैक्सिमम, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ज़्यादा ये क्या कर रहा है? इमिट भी कर रहा है। सो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी विल बी ऑल्सो मैक्सिमम खूब अच्छी। यानी कि अगर एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा है तो उसकी एमिसिव पावर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। दैट मीन्स यार कैसे लिखते थे एमिसिव पावर को, मैं भूल गया यार। स्मॉल ई, बिल्कुल सही सर। सो स्मॉल ई फॉर ऑल लेमडा लिख दो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, यानी कि किसी भी वेवलेंथ की आप रेडिएशन इसके अंदर गिराओ सबको क्या करेगा? इमिट करेगा। इसको बच्चों लिखा जाए हम कैपिटल ई से। इसके बाद एक कंसेप्ट और बच जाता है एमिसिविटी, यहाँ तक कॉपी कीजिए। एमिसिविटी को देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एमिसिविटी। एमिसिविटी का मीनिंग, एमिशन पावर अलग है, एमिसिव पावर अलग है और एमिसिविटी अलग चीज़ है। क्या चीज़ है वो फिर समझते हैं बच्चों। किसी भी अब बच्चों जब भी आपके कोई भी चीज़ आप कंपेयर करते हो तो आप किसके साथ में कंपेयर करते हो? स्टैंडर्ड के साथ में। किसके साथ में कंपेयर करते हो? स्टैंडर्ड के साथ में। मतलब आप क्या करें, जब भी आपकी डेली लाइफ में भी कई बार ऐसा होता होगा, है ना? हमारे तो बचपन में खूब हुआ है, आपके भी डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता होगा कि आपके मार्क्स हमेशा किसी टॉपर बच्चे के मार्क्स से कंपेयर किए जाते हैं। याद है? शर्मा जी के लड़के के इतने मार्क्स आए, तेरे इतने आए। शर्मा जी के लड़के के इतने आए, तेरे उससे इतने कम आए। शर्मा जी के लड़के के इतने आए, तेरे उससे इतने कम आए, है ना? कई बार आपके पिताजी आपको बोलते हैं कि शर्मा जी के लड़के के 75 आए, तेरे उससे 2 मार्क्स कम आए। शर्मा जी के लड़के के 73 आए, तेरा उससे 5 मार्क्स कम आए। ऐसे आपको कंपैरिजन किया जाता था। कंपैरिजन किससे किया जाता है? कि स्टैंडर्ड से। अब एमिसिविटी भी एक तरीके का कंपैरिजन ही है बच्चों। एमिसिविटी भी क्या है? एक तरीके का कंपैरिजन ही है। किससे? एमिसिविटी। इसे लिखते हैं एप्सिलॉन से। किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन से। तो एमिसिविटी भी एक तरीके का कंपैरिजन है कि किसी भी बॉडी का, एमिसिविटी क्या है? किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के रेशियो के इक्वल होती है एमिसिविटी। ठीक है? कंपैरिजन है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर of any body with emissive power of a black body, emissive power of a black body, यानी कि किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर किसी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के कंपैरिजन में कितनी कम है, वो आपको क्या देगा? एमिसिविटी। किसके लिए है? उस बॉडी के लिए। किसी भी बॉडी की एमिसिविटी क्या शो कर रही है? किसी भी बॉडी की एमिसिविटी का मतलब उसकी एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी से कितनी कम है या कितना डिक्रीज में है। ठीक है? सपोज मान लो ये कोई टेनिस की बॉल है या मेटल की बॉल है। मेटल की बॉल मान लेते हैं, ठीक है? इसकी एमिसिव पावर है मान लो 1/2। कितनी है? 1/2 है। और मान लो ये आपके पास ब्लैक बॉडी है, क्या इसको ऐसे मानते हैं? 1/3 मान लेता है। और इसकी एमिसिव पावर मान लो 1 है। ब्लैक बॉडी की कितनी है? 1। तो मैं क्या बोलूँगा,
इस बॉडी की एमिसिविटी बताओ, यानी कि इस बॉडी की एमिशन करने की पावर या इमिट करने की पावर विथ कंपेरिजन टू अ ब्लैक बॉडी, तो क्या होगा E अपॉन कैपिटल E, सो दैट इज 1/3 इंटू 1, सो दैट इज 1/3। तो ये ब्लैक बॉडी का कितना है 1/3 पार्ट करती है। मान लो अगर ब्लैक बॉडी 100 रेडिएशन को एब्जर्व करती है तो ये 1/3 यानी कि कितना करेगी 33 रेडिएशंस को एब्जर्व करेगी इस तरीके से। सो एमिसिविटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड विद एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, कॉपी करो यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका किरचॉफ। किरचॉफ लॉ ने कुछ नई बात नहीं बोली है, ठीक है, यही बात बोली है उन्होंने कि गुड एब्जॉर्वर आर गुड इमिटर, यानी कि जितनी ज़्यादा आप हीट एब्जॉर्व करोगे उतनी ही ज़्यादा आप हीट को इमिट करोगे। यही बात तो हम बोलते हुए आए हैं सर, ठीक है, यानी कि क्या कि जितनी ज़्यादा आप हीट एब्जॉर्व करोगे किसी वेवलेंथ के लिए, उसी वेवलेंथ के लिए उतनी ही ज़्यादा आप हीट इमिट भी करोगे। ठीक है, यानी कि अगर इसे और अच्छे से लिखना चाहो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। सर इस बात को प्रूफ करके देखो, तो प्रूफ करते हैं चलो इस बात को, क्योंकि बिना सबूत के आप लोग बिल्कुल मानने वाले नहीं हो, और फिजिक्स में हर बात का आपको सबूत देने की जिम्मेदारी हमारी है। चलो आओ आए हो तुम। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लिए मैंने, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये सेम दूसरी तरह की ऑब्जेक्ट है ना, मटेरियल अलग हो सकता है बट डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है, और तीसरी मैंने ऑब्जेक्ट ली ब्लैक बॉडी, तीसरी मैंने ऑब्जेक्ट ली है ब्लैक बॉडी। इन तीनों को मैंने क्या किया, एक रूम में बंद कर दिया, एक किसी रूम में बंद कर दिया, कर दो सर। मान लो इस रूम का टेम्परेचर T क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। ये बॉडी नंबर 1 है, इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर मान लो A1 और इमिसिव पावर कितनी E1, इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर A2 और इमिसिव पावर E2, इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर वो तो आपको पता ही है 1, इमिसिव पावर मान लो ब्लैक बॉडी की B EB। इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की 1 हो ये ज़रूरी नहीं है, एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी की 1 होती है कंपलसरी, लेकिन इमिसिव पावर 1 हो ये कभी भी ज़रूरी नहीं है। मान लो मैं इनको T टाइम के लिए रख के और बाहर घूमने चला गया, घूम फिर के आया, मूवी वूवी देखी अच्छे से, चाय वाय पी, गार्डन वार्डन में घूम के आया, ठीक है, वापस आने के बाद मान लो T टाइम हो गया, T टाइम के बाद मैं आया, मैंने आज चेक किया, तो बताओ कि जितनी हीट इस बॉल पे गिरी उतनी ही हीट इस बॉल पे भी गिरी होगी और उतनी ही हीट यहाँ भी गिरी होगी, यानी कि तीनों बॉडी पर गिरने वाली हीट क्या है बराबर है, तीनों बॉडी पर गिरने वाली हीट क्या है बराबर है, तीनों बॉडी का एरिया भी बराबर है, तीनों बॉडी के लिए टाइम भी बराबर है। क्लियर है सर, क्लियर है। चलो अब जो आपको अच्छे से पता है, ये कुछ कम ऑब्जर्व करेगी, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगी, ये तो सब कुछ ऑब्जर्व करेगी, क्लियर है। ये कुछ कम इमिट करेगी, ये कुछ कम इमिट करेगी, ये सबसे ज़्यादा इमिट करेगी, ये मैक्सिमम इमिट करेगी, ब्लैक बॉडी है सर, उसमें क्या दिक्कत है ना। मैं क्या करता हूँ, एब्जॉर्प्शन पावर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। आपको अच्छे से पता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर QA या एब्जॉर्प्टिव हीट कैसे दी जाती है, QA इज इक्वल टू A इंटू Q, QA इज इक्वल टू A इंटू Q, ठीक है सर, ओके। और ये अब मैं इस पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। एब्जॉर्प्टिव पावर के ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है स्टार्टिंग में, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। तो जितनी हीट एब्जॉर्व करेगा उतनी ही हीट ये क्या करेगा, जितनी हीट इस पर डालोगे उतनी ही हीट ये क्या करेगा, जितनी उसी रेशियो में हीट को इमिट करेगा। ठीक है, अब लिखते हैं A1 इंटू क्यू, 1 के लिए A1 इंटू क्यू इज इक्वल टू E180, E180 फॉर्मूला, A2 इंटू क्यू इज इक्वल टू E2 इंटू 80,
ए यहाँ तो 1 है, इसको तो 1 पुट कर दो। चलो इसको लिखते हैं ए फॉर ब्लैक बॉडी, क्यू इज इक्वल टू ई फॉर ब्लैक बॉडी एंड 80। सॉरी बच्चों, ए बी तो आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो ये क्या बन गया क्यू इज इक्वल टू ई बी इंटू 80। क्लियर है। यहाँ से क्या करते हैं, सबके लिए अलग अलग एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला निकालते हैं। इधर आओ, E1 अपॉन A1 कितना आया, E1 अपॉन A1 Q अपॉन 80, E1 अपॉन A1 यहाँ क्या गया Q अपॉन 80, ये क्लियर। E2 अपॉन A2 ये क्या हो जाएगा, E2 अपॉन A2 ये कितना हो गया, ये भी Q अपॉन 80। ओके सर, EB इज इक्वल टू Q अपॉन 80, EB इज इक्वल टू क्या है Q अपॉन 80। आप देख रहे हो E1 अपॉन A1 बराबर है E2 अपॉन A2 के बराबर है ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, और ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर हर एक बार कांस्टेंट होगी, कितनी है वो EB है। तो ये क्या हुआ बच्चों, यानी कि एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो क्या आया, कांस्टेंट आया, और यही आप चाहते थे, कितना आया EB आया। ये क्या हो गया, किरचॉफ लॉ का प्रूफ हो गया। ये क्या है, किरचॉफ लॉ है, खत्म। यही क्या है आपका किरचॉफ लॉ, कि एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, लेकिन आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करता रहेगा तो आपकी अमाउंट ऑफ हीट भी चेंज करेगा, ठीक है, इसलिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ज़्यादा हीट इमिट करेगा, मतलब एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का हमेशा रेशियो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ये किरचॉफ लॉ है। तो बच्चों यहीं आपका ये आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीफन्स लॉ की, ठीक है। स्टीफन्स लॉ के लिए मैं बात कर देता हूँ। हमने बात करी Q इज इक्वल टू EAT, यही बात की सर, एमिसिव पावर पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड, टाइम पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए अपन यहीं ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को डिसमिस करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।